हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th SCRT चैप्टर 2 अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति क्या थी। अगर कुछ पढ़े हुए तो कुछ प्रश्न के हम आपको पूछते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा कि किसने कहा था प्रतित्व नहीं तो कर्म नहीं। कॉमन सेंस जो पत्रिका किसकी रचना थी, इस सारे नीचे हमें लिख के बताइए। स्टैंप एक्ट कब आया था, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या करके बताइएगा, लिख के बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बताइएगा। चलते हम लोग देखते होंगे, आगे चलते। क्वेश्चन करा जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति क्या थी, जो देखते हैं। इंग्लैंड के शासन जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। वह व्यक्ति शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्वक समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायित्व कारण के रूप में सामने आया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लड़ है, क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कह रहा है क्या, जॉर्ज तृतीय हुआ क्या था जो समझते हैं। जॉर्ज तृतीय ने क्या था, इस संकट शांतिपूर्ण संविधान की क्या किया था, वस्तुतः क्या था, ध्वस्त कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को उत्तरदायित्व के कारण सामने आया। जॉर्ज तृतीय के निरंकुश शासन क्या कह सकते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। क्या, आगे चलते। तत्कालीन बोस्टन टी पार्टी, जो अभी मैं आपसे पूछ रहा था, देखिए क्या है बोस्टन टी पार्टी। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके उपनिवेशवादियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय में क्या हुआ, जब बोस्टन, देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, 1773 में। क्यों हुआ, अब ये जो था अमेरिका में जो चाय आ रहा था, जो यूरोप से आ रहा था, यानी कि फ्रांस से आ रहा था, इंग्लैंड से आ रहा था। कहाँ से पहले जाता था इंडिया के बाद जाता था अमेरिका, यूरोप से जाता था अमेरिका, जिसके कारण उस आने में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिसमें टाइम लगता था, और वहाँ भी तो चाय की खेती अमेरिका में हो रहा था, तो अमेरिका में भी चाय की जब उत्पादन हो रहा था, तो अमेरिका के कुछ उतना टाइम में अमेरिका के वस्तु क्या हो जाते थे, बिक जाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अब ये रूल बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन शासन कर रहा था, वहाँ यूरोप कर रहे थे, यानी कि इंग्लैंड कर रहा था। तो इंग्लैंड में रूल बनाया गया, जहाँ ग्रेवन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि अब जो अमेरिका से डायरेक्ट जाएगा कहाँ चाय, भारत से डायरेक्ट चाय जाएगा कहाँ, अमेरिका जाएगा। इसी के कारण लोग वहाँ के उपनिवेशवाद ने, जो व्यापारी थे, क्या करने लगा, इसका विरोध करने लगे। लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। जब अमेरिका से जो चाय का जो जहाज, तो जहाज लदा हुआ चाय से जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, कुछ नागरिक जो आदिवासी थे, रेड इंडिया जैसे कपड़े पहने। क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, रेड इंडिया कहा जाता था। वो आदिवासी लोग थे जो कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, ये कौन घटना कहलाता, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिका उपनिवेशक को विरोध की आग में धकेल दिया। तब बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ, 1773 में। क्वेश्चन पूछता है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, 1773 में। आगे चलते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को
13 उपनिवेशों का उपनिवेशों 13 उपनिवेशों। अमेरिका इस समय जैसे भारत अभी कई भागों में बांटा हुआ, 28 भागों में बांटा नहीं कर सकते हैं, 28 राज्य है, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश। उसी प्रकार से अमेरिका जो था 13 उपनिवेशवाद में उसमें क्या था, बटा हुआ था। तो 15 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया का शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। बोल सर हम कहें क्या क्या ध्यान दें, ध्यान देना है कि फिलाडेल्फिया के सम्मेलन कब हुआ, 5 सितंबर 1774 में। ये पहला, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लिख देते, पहला फिलाडेल्फिया के सम्मेलन कब हुआ, 5 सितंबर। टीचर डे नहीं, 5 सितंबर 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया शहर में फिलाडेल्फिया का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। इसमें कितने उपनिवेशवाद ने भाग लिया था, तो 13 उपनिवेशवादियों ने भाग लिया था। कौन देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसमें ब्रिटिश के क्या किया, विरोध किया गया और व्यापार का निर्णय लिया गया। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशी वासियों के बीच लिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया के दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन यहां से बनेगा, फिलाडेल्फिया के दूसरा सम्मेलन कब हुआ, 4 जुलाई 1776 में। और फिलाडेल्फिया के पहला सम्मेलन कब हुआ था, 5 सितंबर 1774 में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने का। ये देखिए पहला 74, दूसरा हुआ कत, यानी कि 2 जोड़ दीजिए तो 74 में 2 जोड़ेगा तो कितना, 76। तो 5 सितंबर 1774 में पहला और 2 जोड़ देंगे तो 76, यानी कि फिलाडेल्फिया के दूसरा सम्मेलन कब हुआ, 1776 में, यानी कि 4 जुलाई 1776 में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने बात। यहाँ भी देखिए ना, 4 जोड़ देंगे, 4 रह देंगे पर तो पहला, इसमें 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76। कैसे करके याद रखिएगा आप यहाँ पर। तब फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 में, पहला सम्मेलन 5 सितंबर 1774 में हुआ था। पहला सम्मेलन में 13 उपनिवेश ने क्या किया था, भाग लिया था, और दूसरा में नहीं। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कि ध्यान देने योग्य बात, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, क्वेश्चन पूछेगा। अमेरिका के स्वतंत्रता पत्र की घोषणा किसके द्वारा जारी किया गया था, टॉमस जेफरसन। कौन जेफरसन, टॉमस जेफरसन। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। स्वतंत्रता का घोषणा, अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो टॉमस जेफरसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया जी, टॉमस। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौनलर है, क्लियर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, टॉमस जेफरसन ने किस देश के स्वतंत्रता पत्र को लिखा था, तो अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को जारी किया था। इस सवाल तक सर आपने बोला कि प्रथम फिलाडेल्फिया के सम्मेलन हुआ कितना, 5 सितंबर 1774 में। उसमें 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था। वो 13 उपनिवेश निम्न इस प्रकार से, 13 उपनिवेश के नाम कौन कौन, पहला न्यू हैम्पियर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड्स, चौथा कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, 9वां मेरीलैंड, 10वां वर्जीनिया, 11वां उत्तरी कैरोलाइस, 12वां दक्षिणी कैरोलाइस और 13वां जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेशवाद जो थे, जो फिलाडेल्फिया के पहला सम्मेलन में क्या लिए थे, भाग लिए थे। हुआ था कब, 5 सितंबर, कैसे सितंबर, 5 सितंबर 1774 को जो हुआ था, इस सम्मेलन हुआ था, लिया गया। तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। तो जॉर्ज वाशिंगटन को क्या नियुक्त किया गया, अमेरिकी उपनिवेशवाद का सेनापति। 13 को जो थे, 13 उपनिवेशवादों में से हेड बनाया गया जॉर्ज वाशिंगटन का। इसी के नाम पर आगे चलकर अमेरिका के नाम कौन सी पड़ता है, अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन DC पड़ता है। इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गई थी और 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि समाप्त हुई, पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई। क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम कब, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ,
पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, पेरिस संधि कब हुआ? तो 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि हुई। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? तो 3 फरवरी 1783 में। तो कौन देने योग्य बात है? ध्यान देने योग्य बात, इसलिए याद कीजिएगा 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तथा 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू किया। तो संविधान, क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिका के संविधान कब लिखना स्टार्ट हुआ, परिणाम हुआ? 1787 में। लागू कब हुआ अमेरिका के संविधान? 1789 में। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ही जो था अमेरिका के पहला सेनापति भी था, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सबसे प्रथम राष्ट्रपति। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनता है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो जो भी आंसर जॉर्ज वाशिंगटन होगा। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। कॉमनर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तब आगे चलते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के? तो हुआ, तो परिणाम तो कुछ होबे किया होगा, बिल्कुल हुआ होगा सर। देखते हैं क्या क्या परिणाम हुआ। जो परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। उत्तर, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अंटार्कटिका महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसका पहला परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटेन के एक कीमती उपनिवेशवाद यानी कि जो अमेरिका जाता वो हाथ से क्या हो गया, निकल गया, और पूरा अंटार्कटिका में यानी पूरा दुनिया में इसका क्या होने लगा जी, उदय हो गया। किसका उदय? स्वतंत्रता का उदय, यानी संग्राम का उदय कह सकते हैं। दूसरा परिणाम क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह के वाणिज्य प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विरोध था, अतः इसने एडम स्मिथ के लाइसेंजर फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। इसी कारण क्या हो गया ये कि एक लाइसेंजर फेयर सिद्धांत का, मुक्त व्यापार का क्या किया, सिद्धांत लाया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही आया, नहीं तो नहीं आ पाता। तीसरा कारण क्या है जो देखते हैं, ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे चढ़ा गया। यानी कि ब्रिटेन के जो हार हुआ अमेरिका में, वो किस पर उसका हार पड़ा? जॉर्ज तृतीय, क्योंकि वहाँ का कोई था, राजा था जॉर्ज तृतीय, तो उनके मंत्रियों को पड़ा। जो राजा बोल दिए, जॉर्ज तृतीय क्या था? प्रधानमंत्री था। में करा इसका माहौल, तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना क्या हो गया? चूर चूर हो गया। यानी कि जॉर्ज तृतीय तानाशाह बनना चाह रहा था, उसका जो सपना तो हो गया, चूर चूर हो गया। फिर अगला, लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए गए। हारने के बाद बहुत सारे सुधार लागू किया, जिसमें कौन कौन से सुधार शामिल है? पहला, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब? 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। आयरिश संसद वेस्टमिनिस्टर संसद से जुड़ी 1800 ईस्वी में। उसी प्रकार इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम ने लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया था, अतः जब वे स्वदेशी लौटे तो निरंकुश था। तो क्वेश्चन पूछा, कैथोलिक आयरिश लोग का मताधिकार कब मिला? 1793 में। आयरिश संसद जिसको नाम था वेस्टमिनिस्टर संसद कब हुआ? 1800 ईस्वी में किया गया। आगे, राजतंत्र में एकदम बीपीएससी बिहार स्टेट के जो एसएसटी के हैं, टीजीटी बीपीएससी में है, एकदम उसके लिए एकदम बहुत ज़्यादा फुलफिल यानी कि बहुत उपयोगी होने वाला है। राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की बुरी तरह प्रभावित हो गया। किसके? अमेरिका हारा, अमेरिका जीता तब। पांचवा कारण था राजनीतिक, पांचवा परिणाम हुआ राजनीतिक में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रस्ताव हुआ कि राजनीति में अब जनता भी भागीदारी निभाएगा। छठा हुआ जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता
मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। 7वां, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून का न्यायसंगत बनाया गया। 8वां क्या परिणाम, इसमें क्वेश्चन नहीं आता जो हम खाली पढ़ के बता रहे हैं। अमेरिकी गणतंत्र बना तथा मॉन्टेस्क्यू के पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। एकदम ये वाला याद है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। अगला, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधारित संपत्ति था। क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका में जब संविधान बना तो अमेरिका के संविधान कैसा था? तो वो कैसा था जी? संपत्ति के अधिकार पर आधार पर मतदान था, यानी कि पैसा रहेगा तो मताधिकार करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। और सार्वभौमिक मताधिकार नहीं मिला। बोल सर इस सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? यानी कि गरीब अमीर लड़का लड़की सब 18 वर्ष की उम्र से ऊपर हो 21 वर्ष के, उसको सब देना, उसे वोट दे सकता है, उसी को कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। तो क्या अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार था? नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1920 में मिला महिलाओं को। किसके, कौन आंदोलन के द्वारा? महिला मताधिकार आंदोलन के द्वारा 1920 में दिया गया अमेरिका में। थे कोई भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनैतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इस सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राजक्रांति ने 1789 में इस सिद्धांत को मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। और फिर अमेरिका के बाद कहाँ हुआ? फ्रांस में भी क्रांति हुआ। कब? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। अभी तो पड़ गया राजनीतिक था और आर्थिक था। अब देखिए औद्योगिक पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में जानते हैं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औपनिवेशिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिका समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावना का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य सांस्कृतिक विकास हुआ तथा अनेक उद्योग धंधा एवं कल कारखाने का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला। अंततः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। कह रहा कि उद्योग में बहुत वृद्धि हुआ, कारखाने बहुत सारे खुलने लगे। और जब बहुत सारे कारखाने खुलने लगे, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसमें आर्थिक अनुभूति यानी कि आर्थिक बढ़ाव बहुत ज़्यादा आया, जिसके कारण सशक्त एवं विकास हुआ और अमेरिका एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन के दुनिया के सामने आया। इंग्लैंड के असफलता के कारण, तो अमेरिका की सफलता के कारण, इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या था जो देखते हैं। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व के उनके कई उपनिवेशों भी थे, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के निम्न कारण थे। पहला कौन कौन कारण था? इंग्लैंड तो बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसके बाद भी उसके उपनिवेश भी था, उसके बावजूद भी इसको हार का सामना क्यों करना पड़ेगा? जिसके कारण देखते हैं। पहला कारण, अमेरिकी उपनिवेशक अंटार्कटिका महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित था, अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद पहुँचाने में कठिनाई होती थी और अमेरिका और भौगोलिक स्थिति के भी अंग्रेजों के सैनिक परिचित नहीं थे। पहला कारण यह था कि अमेरिका को अंटार्कटिका महासागर के एक पर कौन साइड उत्तरी साइड, एक दक्षिणी साइड है, जिसके कारण बहुत दूर था, 3000 मील दूर था। और भौगोलिक स्थिति भी इंग्लैंड के सैनिक अमेरिका के भौगोलिक स्थिति को भी जानते नहीं थे। पहला कारण था। दूसरा कारण था
अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। अमेरिका की शक्ति जो था उसको नज़रअंदाज किया गया सबके द्वारा, और अधिकांश लोग क्या चीज़ समझते रहे? गृह युद्ध ही समझते रहे। उपनिवेशवासियों ने एकता एवं उत्साह था, उपनिवेशवासियों में एकता और उत्साह था। वे स्वतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। यहाँ के लोग के पास एकता भी था और क्या था? पूरा उत्साह था। उस बात से चाहे कुछ भी हो जाए स्वतंत्रता तो लेकर ही रहेंगे। चौथा कारण, ब्रिटेन सेनापतियों ने कुछ सामाजिक भूल की। ब्रिटेन के सेनापति थे, कुछ सामाजिक भूल भी किए। पांचवा कारण, ब्रिटिश सेनाओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग हो रहे थे। और यह था ब्रिटेन में क्या था, जो गंभीर मतभेद होने लगा, वहाँ के लोगों में अपने में मतभेद होने लगा, और जो बढ़िया से योग्य लायक नेता थे वो अलग हो गए, और जो अयोग्य लायक नेता नहीं थे वो उसमें शामिल हो रहे थे। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिका उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विदेशी कर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद की। जो विदेशी जो तो था, जो अमेरिका ने विदेश सहायता मिली, अमेरिका को बहुत विदेशी सहायता मिली। कहाँ के? फ्रांस से, धन से भी और जन से भी, यानी कि सैनिक से भी और पैसा से मदद किया। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। अमेरिका को जो जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाया गया था, और फिर इसी को जब 1789 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, तो इसी को क्या कर दिया गया जी? कौची किया गया? राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को मिल गया, जिसे बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना का पराजित किया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम यानी कि क्रांति, हम 2 पार्ट में पूरा वीडियो को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब अगर आधा घंटा यानी कि लगभग 50 यानी कि 1 घंटा के अंदर आपका पूरा वीडियो खत्म हो गया। ये एनसीईआरटी का आधारित है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ही उपयोगी है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।